दोस्तों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका एचपी कॉम्पिटिटिव क्लासेज के अंदर। दोस्तों रीट 2012 का जो लेवल 1 का मैथ्स का पेपर है उसको हम आज की अपनी क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 30 प्रश्न आए थे इसके अंदर। वो 30 प्रश्न कुछ सेक्शन विधियों के और कुछ है जो अंक गणित के हैं, मिला के टोटल 30 प्रश्न है जो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम पूरा समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको रीट 2015, रीट 2018 के जो पुराने मैथ्स के पेपर है वो पूरे व्याख्यात्मक रूप से है जो हल किए हुए हैं, तो आप उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप उन क्लासों को देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से है जो वो सवाल समझ में आएंगे। इसी के साथ साथ कुछ साइकोलॉजी के भी 1-2 पेपर मैंने मॉडल पेपर है जो चैनल पर बना के डाल रखे, तब उनको भी देखिएगा, बेहतरीन अनुभव प्राप्त होगा आपको। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की बात करें तो इन्होंने शुरुआत में 5 प्रश्न शिक्षण विधि के दिए, फिर वापस अंक गणित से संबंधित प्रश्न कुछ दिए और फिर वापस बीच में है जो इन्होंने शिक्षण विधि के 5 प्रश्न, यानी कुल 10 प्रश्न इन्होंने शिक्षण विधि के इस पेपर में रखे थे। 5 तो शुरुआत में रखे और 5 है जो आगे बीच में आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या था इनका, गणित सभी विज्ञान व द्वार की कुंजी है, यह शब्द कहे थे, किसने कहे थे कि विज्ञान का द्वार और कुंजी है जो कौन है, गणित है। देखिए, एक एक की बात करें तो रोजनबैकन, तो इन्होंने ही है जो आपके गणित को विज्ञान का द्वार और कुंजी का था। क्लियर। फिर अगर बात करें हैमिल्टन की, तो इन्होंने क्या कहा था, देखना, इन्होंने एक विरोधाभासी रूप में गणित की परिभाषा दी थी। इन्होंने बताया था कि गणित का अगर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो गणित हमारे मस्तिष्क के लिए एक प्रकार से हानिकारक है। फिर प्लेटो की बात करें तो इन्होंने बताया था कि ये मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण होता है, कौन, गणित, और इसे सुसुप्त आत्मा की चेतना कहते हैं। गणित के बारे में इन्होंने बताया था। और इसी प्रकार से अगर बात करें बर्टन रसल की, तो इन्होंने बताया था कि जो नहीं जानते हैं वो सब कुछ गणित है। इस प्रकार से ये चारों की परिभाषा थी। तो आपकी ये जो विज्ञान का द्वार और कुंजी की बात करें तो ये परिभाषा किसकी है, आपके रोजनबैकन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला। अगला प्रश्न था दूसरा, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। देखिए, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच और सभी। तो बिल्कुल आत्मविश्वास का भी है जो विकास होता है, तार्किक सोच का भी विकास होता है, विश्लेषिक सोच का भी विकास होता है, और लास्ट है जो सभी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक। देखिए, अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो हम बच्चों को गणित क्यों पढ़ाने का प्रयास करते हैं छोटी क्लास के अंदर, हम उन्हें किसी प्रकार की सांस्कृतिक ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, हम किसी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देना चाहते, हम किसी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देना चाहते। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान तो उसे नैतिक विज्ञान है, सामान्य ज्ञान के माध्यम से भी है जो दिया जा सकता है, लेकिन अगर गणित की बात करें तो गणित हम उसे मानसिक विकास के लिए देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला था सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। देखिए, सामान्य से विशिष्ट की बात करें तो सामान्य का तात्पर्य होता है सामान्यकरण हम करते हैं। तो सामान्यकरण कब करते हैं, जब हम एक नियम बनाते हैं कि नियम एक प्रकार का आपका सामान्यकरण होने के बाद आपको प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हो कि सामान्य का मतलब हो जाएगा नियम, और विशिष्ट यानी आपके लिए एक एग्जाम्पल होता है वो विशिष्ट होता है। आप क्या कह रहे हो, नियम से विशिष्ट यानी कि नियम से उदाहरण की ओर बढ़ना, ये आपके है जो किसमें होता है, निगमन विधि में होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कह दो या चाहे नियम से उदाहरण कह दो। इसी का विपरीत अगर कहे तो विशिष्ट से सामान्य तो किसमें होता है, आगमन में होता है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते वो किसमें बढ़ते हैं, आगमन में। संश्लेषण का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से है जो जोड़ना, यानी अंश से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं, और विश्लेषण का मतलब तो टुकड़े करना, पूर्ण से है जो का बढ़ते हैं अंश की ओर। एक एक को समझो, आगमन उदाहरण से नियम, निगमन नियम से उदाहरण, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अंश से पूर्ण, और इस विश्लेषण के अंदर क्या हो जाएगा, पूर्ण से अंश। ये शिक्षण सूत्र है जो इन वीडियो में काम में आते हैं। तो ध्यान रखोगे, सामान्य से विशिष्ट कह दो चाहे नियम से उदाहरण कह दो, आपका कौन सा हो जाएगा, निगमन विधि। अगला पांचवा भी चौथे सवाल की तरह ही एक प्रकार का प्रश्न था। देखना, ये क्या करेगी, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र व नियमों की सहायता लेते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जो सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। तो वही बात है, निगमन विधि के अंदर ही हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इसी निगमन विधि के अंदर है जो हम क्या करेंगे, सूत्र और नियमों का सहारा लेते हैं। ध्यान रखोगे, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। और चौथे का भी निगमन ही था, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। दोनों समान ही एक प्रकार से आंसर है। इसमें कह रहे हैं कि नियम से उदाहरण की ओर, और इसमें कह रहे हैं कि नियम का प्रयोग। तो एक ही बात है, दोनों के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगमन। अगला छठा प्रश्न आपके अंक गणित से संबंधित था। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। देखिए,
अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न है। दोनों पक्षों की जो दो बातें कही जा रही है, दोनों पक्षों का अनुपात समानुपात समान रखना पड़ेगा आपको। अगर इस प्रकार से अगर नहीं समझो तो ये ध्यान रखा करो कि एक कार्य क्षमता बना लिया करो, एक कार्य क्षमता मान लिया करो कि माना एक मजदूर एक दिन में कार्य करता है। कितना कार्य करता है? तो x, ये इसकी एक प्रकार से क्या कह दो, कार्य क्षमता है। एक मजदूर एक दिन के अंदर है जो x, चाहे मीटर स्क्वायर कह दो, सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो, कुछ भी कह दो, एक x उसकी कार्य क्षमता है कि एक दिन के अंदर एक मजदूर है जो x कार्य करेगा। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? देखना, पहले वाली स्थिति क्या दे रखी है, मजदूर तो कितने हैं, 2 मजदूर, और दिन कितने ले रहे हैं वो 8 दिन। इस स्थिति को कैसे समझोगे? देखिए, एक मजदूर एक दिन में कार्य कितना करता है, x, तो दो मजदूर कितना कार्य करेंगे, 2x। ये एक दिन की बात हो रही है, एक मजदूर एक दिन में कार्य कितना करता है, x, तो 2 मजदूर एक दिन में कार्य कितना करेंगे, 2x। और फिर अगर बात करते हैं 8 दिन में, तो 8 दिन में कार्य कितना करेंगे, 8 से गुणा करिए। ये पूरा कार्य है जो 2 मजदूर 8 दिन में मिलकर ये पूरा कार्य करेंगे, 2x गुणा 8। इसी कार्य को अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको कितने दिन में पूरा करना है, 2 दिन में। इसी कार्य को आपको क्या करना है, 2 दिन में क्या करना है, पूरा करना है। तो कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? मान लो कि आप मजदूर इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए आप कितने मजदूर लगाते हो, y मजदूर। स्थिति वो की वो देखना, एक मजदूर एक दिन में कार्य कितना करता है, x, तो y मजदूर कितना कर लेंगे, yx, और 2 दिन में कितना कर लेंगे, तो yx गुणा 2। ये पहले वाली स्थिति में एक मजदूर एक दिन का कार्य x, इसमें भी एक मजदूर एक दिन का कार्य x, 2 मजदूर 2x, 2 मजदूर yx। 8 दिन में कार्य हो रहा है, ये 2 दिन में कार्य हो रहा है। जितना कार्य पहले वाली स्थिति में हो रहा है वो का वो कार्य दूसरी वाली स्थिति में हो रहा है, यानी बराबर का निशान लगा लो। बताओ, x से तो x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपके y का मान आ जाएगा 8। अगर आप दूसरी वाली स्थिति को समझो, अगर आप 8 मजदूर लेते हो, कितने मजदूर लेते हो, 8 मजदूर, तो वो का वो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 2 दिन में। यहाँ तक तो बात होगी। लेकिन अब इस प्रश्न की जो लैंग्वेज पढ़ के अगर समझे तो वो एक अलग से और समझने वाली बात इसमें ये थी कि इन्होंने पूछा था कि और कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। इन्होंने ये सवाल पूछा था, तो और कितने मजदूर की बात करें तो देखो, इनके पास पहले से 2 मजदूर तो थे ही थे, वो 8 दिन में कर देते। और अब देखो 8 मजदूर है जो 2 दिन में कार्य पूरा करेंगे, यानी कि और अब 2 मजदूर तो थे ही थे, 8 मजदूर यानी कि 6 मजदूर और आपको लाने पड़ेंगे, ताकि आपका कार्य है जो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ध्यान रखोगे, 2 मजदूर तो इनके पास पहले से थे ही थे, और कितने चाहिए, तो देखो 8 मजदूर मिलकर 2 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको और 6 और लाने पड़ेंगे, ताकि 8 हो जाएंगे और 8 मिलकर 2 दिन में आपका कार्य पूरा कर देंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न था, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करते हैं। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है? देखिए, राम की बात करें तो इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, 3, और अगर मोहन की बात करें तो इनके परिवार में कितने हैं जो बच्चे हैं, 5। फिर दोनों हैं जो 450 रुपये ये भी खर्च कर रहे हैं और 450 ये रुपये भी खर्च कर रहे हैं। दोनों ही 450 रुपये और 450 रुपये है जो शिक्षा के ऊपर मासिक रूप से 1 महीने का खर्च करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किसके परिवार में प्रत्येक बच्चे पर शिक्षा का औसत मासिक खर्च है जो अधिक प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, अगर बात करें 450 की, ये 3 लड़कों के बीच में है, और 450 की बात करें तो ये 5 लड़कों के बीच में। इसका मतलब इनका औसत कितना आ जाएगा, 450/3, और इनका औसत कितना आ जाएगा, 450/5। ये तो आ जाएगा आपका 150, और ये आ जाएगा आपका 90। देखिए, औसत बात करें तो प्रत्येक बच्चे में 150 रुपये ये खर्च कर रहे हैं, और औसत बात करें तो ये प्रत्येक बच्चे के लिए 90 खर्च कर रहे हैं। तो अधिक कौन खर्च कर रहा है, राम खर्च कर रहा है, और कितना अधिक खर्च कर रहा है, तो देखिए अंतर निकाल दो कितने का, 60 का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अगला 8वां प्रश्न, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर, कितने रुपए की वस्तु है ये, 90 रुपये में तो उसने खरीदी है, 90 रुपये की वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य कितना दे रखा है इन्होंने, 90 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है इन्होंने, 10%। तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य पता करना है। अब जो लाभ हो रहा है वो आपके क्रय मूल्य के अंदर जोड़ दोगे तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, और लाभ कितना हो रहा है तो वो कैसे निकालोगे, देखना, लाभ निकालने के लिए कितने प्रतिशत है, 10% है। हमेशा ध्यान रखोगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो देखिए, लाभ आपका हो जाएगा 10 से 10 और 10 से 10, यानी लाभ आ जाएगा आपका 9 रुपये। देखिए, अगर वो 90 रुपये के अंदर खरीदता है, 10% लाभ लेता है, तो इसका मतलब यानी कि उसका लाभ हो रहा है 9 रुपये, और वो 9 रुपये ऐड करके रहे हैं जो उस वस्तु को कितने के अंदर, 99 रुपये के अंदर वो क्या करेगा, बेचेगा, तब जाकर उसे है जो 10% क्या हो जाएगा, लाभ। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला था
500 रुपये का 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा, रुपए के अंदर आपको पता करना। 55 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये और 60 रुपये। सरल ब्याज की बात करें तो आपका फॉर्मूला तो आपको पता है, PRT/100 होता है। किसका फॉर्मूला ये होता है, सरल ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। लेकिन अगर मूलधन दर और समय की बात करें तो इस सवाल के अनुरूप देखो 500 रुपये की बात हो रही है, यानी मूलधन तो आपका कितना है 500 रुपये। कितने वर्ष का, समय आपका कितना है 1 वर्ष का। और अगर दर की बात करें तो दर आपकी कितनी है 1%। और पीछे इन्होंने लिखा है ये दर कैसी है, मासिक, यानी कि प्रत्येक माह के ऊपर आपको है जो ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि मासिक दर दे रखी है। अब ध्यान रखना, अगर दर मासिक दे रखी है तो समय भी आप मास की फॉर्म में ही निकालो, यानी मासिक के अंदर ही गणना करोगे। 1 वर्ष के अंदर कितने मास होते हैं 12 माह। अब आप हल करो, देखो ब्याज कितना आ जाएगा आपका, मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 1%, समय कितना है 12 माह बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का गुना 5 से कितना हो जाएगा 60, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला 10वां प्रश्न था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ, नुकसान का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, हानि के साथ 90 रुपये में वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि एक प्रकार से आपका विक्रय मूल्य तो कितना है 90 रुपये, 90 रुपये के अंदर वह बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य तो आपका एक प्रकार से कितना है 90 रुपये, और 10% नुकसान के साथ यानी कि हानि के साथ है जो बेच रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 81 रुपये, फिर 100 रुपये, 99 रुपये और 101 रुपये। एक एक स्टेप को समझते हुए देखना किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। क्रय मूल्य को मान लेता हूँ मैं x, विक्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है 90 रुपये, और हानि प्रतिशत दे रखा है कितना 10%। अब इन तीनों मानों की सहायता से है जो आपको ये आपका क्रय मूल्य x ज्ञात करना है। कैसे करते हैं तो आपको पता होगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका, हानि क्या होती है, हानि देखना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य और गुना में 100। इस प्रकार से है जो आपका एक हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा ये कि हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। देखिए हानि प्रतिशत कितने दे रखी है 10, बराबर क्रय मूल्य कितना दे रखा है, नहीं था तो x माना, फिर माइनस विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 90, बटा में आपने क्या लिखा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपने x लिखा और गुना में क्या लिख दिया 100। हो गया, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये 10 गुना में दिख रहा है, ये क्या चला जाएगा भाग में। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो 1/10, 10 का जीरो कटने के बाद 1 रह जाएगा, और ये 10 शेष रहा वो मैं क्या लेके आ गया भाग में, और बराबर के अंदर रह जाएगा आपका ये पूरा ब्रैकेट वाला x माइनस 90/x। इसको भी अगर आप खोल के लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो x/x, यानी कि वो हो जाएगा 1 माइनस 90/x, यानी कि 90/x। इस तरीके से बताइए ये 90/x है, ये प्लस का, ये माइनस का किसका बन जाएगा प्लस का, और 1/10 है प्लस का, वो किसका बन जाएगा, देखो 90/x है, ये आपने माइनस का था किसका बना दिया प्लस का, तो ये 90/x हो गया। फिर ये एक है जैसा क्या जैसा, और 1/10 है, इसे आपने इस तरफ लाकर प्लस का था तो किसका बना दिया माइनस का, इस 1/10 का तो इस साइड में पक्षांतर कर दिया, और 90/x का इस साइड में पक्षांतर कर दिया, ये आपने काम किया। तो कुछ इस तरीके से है जो आपको एक समीकरण प्राप्त हुई। अब बताओ 90/x तो ऐसा का ऐसा, 1 माइनस 1/10 को आपने क्या लिख दिया 9/10 कटा के। बताओ 9 से ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, और 10 का गुना 10 से वज्र गुना कर लोगे तो x का माना जाएगा 100। ये आपका x कौन है क्रय मूल्य। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका बी। अगला 11वां प्रश्न, निम्नलिखित चार संख्याओं में अंक 5 का है जो आपको क्या निकालना है स्थानीय मान। कुछ संख्या दे रखी है 5821, 8521, 2851, 1285। इनके अंदर क्या करना है आपको, प्रत्येक संख्या के अंदर आपको 5 है जो दिख रहा होगा, 5 अंक दिख रहा होगा, उसका आपको क्या निकालना है स्थानीय मान। देखो इस पहले वाली संख्या में मैं 5 की बात करूँ तो 5 का स्थानीय मान मुझे दिख रहा है 5000। कितना दिखेगा मुझे 5000। तो देखो क्रमश की बात हो रही है, 5000 आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक तो बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है और एक आपको ए वाला ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी इन दोनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा। क्लियर। फिर दूसरा ऑप्शन में बात करें, दूसरी संख्या में बात करें 8521, तो इसमें देखो 5 का स्थानीय मान 500 आ रहा है। 500 आपको किस में दिख रहा है, इस पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। अगला 12वां प्रश्न, एक गांव में कुल जनसंख्या स्त्री और पुरुष को मिलाकर 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या कितनी है 2896, तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखिए बेसिक सा सवाल है, एक बाकी करनी आपको कुछ नहीं करना है, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या घटा लेगी और किसकी रह जाएगी स्त्रियों की जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है 4054, और इसमें से है जो आप क्या कर दोगे पुरुषों की संख्या 2896 को क्या कर दोगे घटा दोगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला 1158।
अगला देखना 13वां प्रश्न था, एक विद्यालय में 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थी की संख्या है जो कितनी है 642। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कैसी है समान, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखिए ये भी कोई बेसिक वाला जिस प्रकार से आपका 12वां सवाल था बाकी करने का, इसी प्रकार से ये आपका 13वां प्रश्न एक प्रकार से भाग के लिए दिया हुआ है, विभाजन के लिए दिया हुआ है। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं 642 और कक्षा कितनी है आपके पास 6, प्रत्येक कक्षा के अंदर समान विद्यार्थी बिठाने, तो आप सीधी सी बात इसमें 6 का क्या देते हो भाग, जो आपको पता है कितनी बार जाता है 107 बार भाग चला जाएगा, यानी प्रत्येक कक्षा के अंदर आप 107 विद्यार्थी बिठा दो ताकि आपकी 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएगी 642। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला। अगला 14वां सवाल सिक्कों से रिलेटेड है। देखना ये क्या कहते हैं कि 25 पैसे के 10 सिक्के, 25 पैसे के 10 सिक्के का मूल्य किसके बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि 25 पैसे के 10 सिक्के लेने हैं और वो 25 पैसे के 10 सिक्कों से आप कितना है जो आपको कितना अमाउंट बनता है वो अमाउंट पता करना है, और फिर ऑप्शन 1 को चेक करो कि कौन से वाले ऑप्शन में है जो आपका वो अमाउंट प्राप्त नहीं होता है। कैसे देखना, आपको पता हो तो 25 पैसे के 4 सिक्के लेते हैं तो 1 रुपया होता है, इसी प्रकार से 4 और लोगे तो वो 2 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे के 2 सिक्के लोगे तो यानी इसका मान टोटल है जो कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ 2 रुपये 50 पैसे। 25 पैसे के अगर 10 सिक्के लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 4 सिक्कों की वजह से तो 2 रुपये हो जाएंगे और 2 सिक्के की वजह से 50 पैसे हो जाएंगे, यानी टोटल है जो 2 रुपये 50 पैसे। अब देखना ऑप्शन के किस में है जो 2 रुपये 50 पैसे नहीं है। देखना 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कितने हो गए 2 रुपये, प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का यानी कि 50 पैसे और ऐड कर लो, यानी ये होता है 2 रुपये और 50 पैसे हो रहा है ये। तो 1 रुपये का 1 सिक्का, 1 रुपये का 1 सिक्का यानी 1 रुपये हो गया। फिर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये 3 सिक्के, यानी देखो 50 50 50 यानी 1 रुपया और 50 पैसा, यानी कि ये भी देखो 1 रुपया तो ये हो जाएगा और 1 रुपये 50 पैसे ये हो जाएगा, तो ये भी आपके 2 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। फिर ये भी है 1 रुपये के 2 सिक्के, देखिए 1 रुपये के तो आपको कितने सिक्के लेने हैं 2, यानी 2 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे के कितने सिक्के लेने हैं 2 सिक्के, यानी 25 पैसे के 2 सिक्के लोगे तो 50 पैसे हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे का। चौथा ऑप्शन है 1 रुपये के कितने सिक्के लेने हैं 2, यानी 2 रुपये, 50 पैसे का कितना सिक्का लेना है 1 सिक्का, और 25 पैसे का भी आपको कितना सिक्का लेना है 1 सिक्का। तो इस प्रकार से ये जो आपका मान आएगा ये 2 रुपये और 75 पैसे ज़्यादा आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला है जो आपके दिए हुए सिक्कों के बराबर मान नहीं देगा। देखिए 15वां प्रश्न अगला था आपका संख्या 4 में 6 का भाग देने पर। ध्यान रखना 4 के अंदर 6 का भाग दे रहे हैं तो आपका भाज्य कितना होता है, भाज्य कितना होता है, भागफल कितना होता है, शेषफल कितना होता है, वो भी क्रमशः आपको है जो बताने। ऑप्शन दिए वो कुछ इस प्रकार से, देखिए भाग किसके अंदर देना है 4 के अंदर और किसका देना है 6 का, कुछ इस तरीके से जाएगा। आपको पता एक बार भी देने का प्रयास करते हो तो 6 आता है जो 4 से बड़ा होता है, तो आप भाग यहाँ कितनी बार दोगे 0 बार, और यहाँ 0 लिखकर शेषफल है जो आप क्या बचाओगे 4। इस तरीके से आप इस भाग की प्रक्रिया को पूरा करोगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको पता है कि जब भाग की प्रक्रिया होती है तो अंदर तो क्या आता है भाज्य, फिर जिसका भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं भाजक या भागफल प्राप्त होता है आपको, और भागफल होने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है शेषफल। तो अगर मैं तुलना करूँ तो मेरा जो भाज्य की बात हो रही है तो भाज्य मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से 4, जो ऑप्शन मुझे सी वाला और ऑप्शन ए वाला दे रहा है। फिर अगर दूसरा ऑप्शन है भाजक, भाजक की बात करो तो भाजक बार वाला होता है यानी 6, ये भी है ए और सी में। फिर भागफल की बात करें तो भागफल होता है आपका ये जो साइड में प्राप्त होता है, कितनी बार भाग गया है आपका 0 बार, तो आपका 0 देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है ए वाला। और शेषफल की बात करें तो जो अंतिम रूप से शेष रहता है 4 आपका ए वाला, तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन भी हट जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए वाला। तुलना कर दी मैंने इन दोनों के अंदर, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न आपके शिक्षण वीडियो से स्टार्ट हो रहे। छोटे कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से है जो छोटी कक्षा को आप पढ़ाते हो ताकि उनके छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के अंदर है जो मनोरंजन या रुचि उत्पन्न हो। तो एक प्रकार से देखना ऑप्शन पढ़ो, मनोरंजन व खेल संबंधित तरीके, रटने का काम करवाओगे, आगमन का काम करवाओगे, निगमन। देखिए आगमन और निगमन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक के अंदर होते हैं, लेकिन अगर रुचि उत्पन्न करना चाहते हो छोटे बच्चों के अंदर तो हम किससे करेंगे, रटने से न करके मनोरंजन व खेल से करेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा। देखिए गणित का प्रयोग होता होगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, ऐसा ऑप्शन बताना है। लाभ हानि, इसमें तो आप गणित का प्रयोग करोगे। फिर सब्जियां खरीदने के अंदर भी आप उन्हें कुछ पैसे दोगे, फिर वापस रिटर्न लोगे, तो एक प्रकार से गणित का कार्य होगा। उधार लेना, उसमें भी एक प्रकार से हिसाब किताब का ही काम है। लेकिन साइकिल चलाना ये एक आपके स्थूल संक्रियात्मक या आपकी भ्रामक क्रिया है एक प्रकार से, ये आपके किसी प्रकार से गणित से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। 18वां प्रश्न देखना, कुछ लंबा प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ है। राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। देखना पहले उसने 3 गेंद इस प्रकार से लगाई, फिर वापस 3 और 3 6 गेंद इस प्रकार से लगाई, फिर वापस 3 3 3 9 गेंद इस प्रकार से लगाई। वो कुछ क्रमबद्ध रूप से गेंदों को जमा रहा है।
इस खेल द्वारा मोहन एक तालिका बना रहा है। क्या कर रहा है, ये चिन्हों की संख्या ये बता रहा है कि ये चिन्ह 1 बार, 2 बार और 3 बार आ रहे हैं। देखिए जब 1 बार आ रहा है तो उसमें गेंद की संख्या कितनी है, 1 2 3। फिर इसी प्रकार से जब चिन्ह 2 बार आ रहे हैं तो गेंद की संख्या कितनी है, 6। और चिन्ह 3 बार आ रहे हैं तो गेंद की संख्या कितनी है, 9। ये काम जो सारणी बनाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। और ये जो गेंद जमाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, वो आपको पता करना है कि दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन पढ़ रहा हो, देखना। राम खेल रहा है, मोहन गणित हल कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों खेल रहे हैं। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। देखिए दोनों ही सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं और दोनों ही है जो खेल नहीं रहे। एक बात तो ये क्लियर होगी। फिर दूसरी बात अगर बात करें तो राम तो है जो गेंद को जमाने का कार्य कर रहा है और मोहन है जो सारणी बनाने का कार्य करना है। तो एक प्रकार से ये जो मोहन का कार्य है वो गणित हल करने का या निष्कर्ष निकालने का कार्य है। और राम की बात करें तो वो केवल गेंदों को जमा रहा है, एक प्रकार से खेल खेलने में रुचि रख रहा है। तो आप कह सकते हो कि राम तो खेल का कार्य कर रहा है और मोहन है जो गणित हल कर रहा है। और ऑप्शन डी इसमें विलोम दिया हुआ है कि राम गणित हल कर रहा है, ऐसा नहीं है। राम तो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो मोहन आपका गणित हल कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए बार बार है जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो क्यों अनुत्तीर्ण हो रहा है, उसका क्या कारण है, वो आपको पता करना है। तो आपको पता हो तो जब किसी प्रकार की अगर हमारे शरीर के अंदर भी रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारे रोगों का क्या करते हैं, निदान करते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। तो आप क्या कहोगे, निदान करना यानी कि एक प्रकार से वो क्या कमजोरी है, क्या कारण है, वो पता करना, क्या बीमारी है, और उसका उपचार करना, वो उपचारात्मक। निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक में तो क्या कारण है उस जिसकी वजह से है जो अनुत्तीर्ण हो रहा है, और उपचारात्मक में उसका हम कुछ न कुछ उपाय हल करने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार से आप अनुत्तीर्ण क्यों हो रहे हैं, उसका किस शाखा में कमजोर है वो पता करने का प्रयास करें तो वो आपका निदानात्मक हो जाएगा तरीका, और फिर उसको हल करेंगे वो आपके लिए उपचारात्मक हो जाएगा। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, चर्चा व वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास कार्य द्वारा। तो बिल्कुल आप अगर अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपकी गणित की गणना में क्या हो जाएगी, गति आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, माचिस की एक डिब्बे में कितने तल होते हैं, 6, 8, 9 या 4। समझे, देखना समझना। अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर 1 तल हो जाएगा, फिर इसके पीछे वाले की बात करें तो ये नंबर 2 तल हो जाएगा, इस साइड वाले की बात करें तो ये नंबर 3 हो जाएगा, इस साइड की बात करें तो ये आपका नंबर 4 हो जाएगा। तो टोटल देखना 1, 2, 3 और 4 तो ये हो गए। फिर ऊपर की ओर आपका 5 हो जाएगा और नीचे की ओर आपका कौन सा हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से एक माचिस की डिब्बी की बात करें तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तल होते हैं। क्लियर। फिर सिरों की बात करें तो देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और साइड में देखो 9, 10, 11 और 12, कुल 12 सिरे होते हैं। शीर्ष की बात करें, कोनों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कोने होते हैं। ध्यान रखो कि तल तो कितने होते हैं, 6। सिरों की बात करें तो कितने होते हैं, 12 और कोनों की बात करें तो कितने होते हैं, 8। आपका तल का ऑप्शन है तो तल कितने हो जाएंगे, 6। एक तल के अंदर कितनी रेखा खींची जा सकती है, 3, 2 अनंत या कुछ नहीं कह सकते। देखना अगर मैं इसी पेज के ऊपर रेखा की बात करूँ, देखना मैं इसी पेज के ऊपर रेखा की बात करूँ तो देखो एक सीधी रेखा खींची, फिर एक आड़ी रेखा खींची, एक तिरछी रेखा खींची, कितनी भी खींचना चाहो उतनी मैं इस तल के ऊपर रेखा बना सकता हूँ। तो एक प्रकार से आप कहोगे कि एक तल के ऊपर खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। अगला 23वां प्रश्न था, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। देखना जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ इस तरीके से स्थितियां बनती है। देखिए मैंने दो समांतर रेखाएं बनाई हुई है जिनको मैंने लिखा है एल और एम, और तिर्यक रेखा इसे काट रही है कौन सी, आर। अब इस स्थिति में क्या होगा, देखिए इस पूरी स्थिति के अंदर आपको कुल है जो कोण इस तरीके से दिख रहे होंगे, टोटल 8 कोण दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल। अब अगर बात करें इन सारे कोणों की तो एक के लिए ये ऊपर वाला 5 और 3 के लिए ये नीचे वाला 6, ऊपर वाले 2 के लिए ये ऊपर वाला 8, नीचे वाले 4 के लिए नीचे वाला 7। ये कोण आपस में संगत कहलाते हैं और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। फिर 1 के लिए 4, 2 के लिए 3, 5 के लिए 7, 6 के लिए 8, ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख और ये भी आपस में कैसे होते हैं, समान। फिर अगर जेड की बात करें तो 4 के लिए 5 और 3 के लिए 8, इनको कहते हैं एकांतर कोण, ये भी आपस में कैसे होते हैं, समान। और कोण 4, 8 और
3 और 5 इनको कहते हैं एक और अंत बनने वाले कौन, जिनका योग हमेशा कितना होता है, ध्यान रखोगे 180। इतनी सारी बातें हैं जो एकांतर कौन, शीर्षाभिमुख कौन, संगत कौन, कुछ अंत कौन, इस प्रकार के कोणों की बात इन समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की स्थिति में बनती है। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। संगत कौन बराबर होते हैं, बिल्कुल संगत कौन बराबर होते हैं। फिर एकांतर कौन बराबर होते हैं, तो बिल्कुल एकांतर कौन भी बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंत कोणों का योग दो समकोण, ध्यान रखना दो समकोण का मतलब हो जाएगा 180। तो देखिए अंत कोणों का योग 180 के बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंत कोणों का योग एक समकोण। अब एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, ध्यान रखना 90 डिग्री नहीं होता, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा, डी वाला गलत हो जाएगा। अगला है 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम के बराबर है, तो 7 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। इस प्रश्न को है जो मैं एक एक नियम की सहायता से समझाऊंगा। देखना एक एक नियम की सहायता से करने का प्रयास करते हैं। कैसे, 1 लीटर को आप क्या कह सकते हो, 1000 मिलीलीटर। अब क्या कह रही है कि 1000 मिलीलीटर के अंदर शुद्ध घी का वजन कितना दिया इन्होंने, 910 ग्राम। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि 1 मिलीलीटर शुद्ध घी का वजन कितना होना चाहिए, 910/1000 ग्राम। और अगर ये आपको 1 मिलीलीटर का पता चल गया तो इसका मतलब आपको ये 700 मिलीलीटर इसका वजन कितना होना चाहिए ये पता चल जाएगा। कितना होगा देखना, 700 मिलीलीटर घी का वजन ये हो जाएगा 910/1000 गुना 700। क्लियर, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लोगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो काट लोगे और 91 का गुना किससे कर लोगे, 7 से, जो आपका मान कितना आएगा 637 ग्राम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। एक एक नियम लगाया आपने इसके अंदर। अगला 25वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखना परिमाप की बात की जा रही, 1 किलोमीटर दिया जा रहा है और चौड़ाई की बात की जा रही, कितनी दी जा रही, 200 मीटर। ऑप्शन है लंबाई पूछ रहा है 250 मीटर, 800 मीटर, 300 मीटर, 1/2 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। कैसे करते हैं, तो आपका फॉर्मूला पता होगा इसका, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रख लोगे इसके अंदर। बताओ आयत का परिमाप कितना देखा है, 1 किलोमीटर। अब ध्यान रखना ये किलोमीटर है तो सभी को किस में बदलोगे आप, मीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है आपको ज्ञात करनी है, और प्लस चौड़ाई 200 मीटर। 2 को अगर काट लोगे आप देखे तो कितना आ जाएगा, ये 500 प्लस का 200 किसका बन जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से आपकी लंबाई आ जाएगी 500 माइनस 200, 300 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला। अगला 24वां प्रश्न है, निम्न भिन्न 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 को आरोही क्रम में लिखना है। देखिए आरोही क्रम का मतलब हो जाएगा आपके लिए एक प्रकार से बढ़ते क्रम में। कैसे लिखते हैं, तो इस 3, 4, 5 और 7 इनका क्या निकाल देते हैं। मैं एक बार भिन्न को लिख लेता हूँ, 1/3, 3/4, 2/5, 6/7। क्या करोगे, इस 3, 4, 5 और 7 इन सभी का आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम। एलसीएम आएगा लगभग इसका, मैं 420 ले रहा हूँ। ध्यान रखना 3 का भाग 420 के अंदर कितनी बार जाएगा, 140। 140 का गुना 1 से 140। इसी प्रकार से 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 105 बार, और उसका गुना 3 से कितना हो जाएगा, 315। फिर 5 का भाग कितने बार जाएगा, 84 बार, और 84 का गुना 2 से कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 168। और अंतिम रूप से 7 का भाग कितने बार जाएगा, 60 बार, और 60 का गुना 6, 360। ये आपके है जो एक प्रकार से लसअप लेने के बाद कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनती है। अब आपको क्या करना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या आपको 140 दिख रही होगी, यानी सबसे पहले आप किसको लिखोगे, 101/3 को। ऑप्शन ए वाला भी हो सकता है, ऑप्शन सी वाला भी हो सकता है। फिर आप किसको लिखोगे, 140 के बाद 168 को, यानी कि 2/5 को। देखिए 2/5 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी वाला। फिर आप किसको लिखोगे, 315 को, यानी कि 3/4 को। तो ये सी वाले ऑप्शन के अंदर ही है। अंतिम रूप से आप किसको लिखोगे, 360 को, यानी चौथे नंबर पर किसको रखोगे, 6/7 को। ऑप्शन ए भी कटा हो जाएगा और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से सी वाला। अगला 27वां प्रश्न, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप। तो देखिए 35 का तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 30 + 5, यानी कि ऑप्शन बी तो आपका हट जाएगा यहाँ से। फिर अगर 5 की बात करें तो ये आपका है 5/10। देखिए 0.5 है ये, तो ये आपका है 5/10। फिर 0 तो इसमें है ही नहीं, 0 को तो आप विस्तारित रूप में लोगे नहीं। फिर 7 की बात करें तो 0.007 है, इसे आप लिखोगे 7/10।
100 के रूप में, 1000 के रूप में। तो आपका देखना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 35 का तो हो जाएगा 30 + 5, ए सी और डी हो सकता है। फिर 0.5 के लिए 5/10, यानी कि ये आपका ए ऑप्शन दे रहा है और सी ऑप्शन भी दे रहा है, डी ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। और 0.007 के लिए हो जाएगा 7/1000, जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ए ऑप्शन भी हट जाएगा, ऑप्शन सी। 28वां प्रश्न है, निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। देखिए अभी विस्तारित रूप में लिखने के लिए था, तो इसी सवाल का उल्टा हो जाएगा ये। अब की बार विस्तारित रूप आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है और इसे आप करना है संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखते हो देखना, ये 90 + 9 तो 99, देखना 99 वाला ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन 90 वाला हट जाएगा, ए सी और डी हो सकता है। फिर बात करें 9/10 की, तो ये होता है आपका 0.9, 9/1000 की बात करें तो 0.009, और 9/10,000 की बात करें तो ये होता है आपका, और जब आप इसे लगभग जोड़ के लिखने का प्रयास करोगे तो ये आएगा 0. कुछ इस तरीके से है जो प्राप्त होगा, यानी कि पीछे वाला अगर मैं आपको 9/10, 9/1000, 9/10,000, तो ये कुछ इस तरीके से आप दशमलव लिखोगे, 0.9, 0.009, 0.00009, और इनको जोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से 0.90909 आएगा, जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखना डी वाला हो जाएगा। 90 + 9 तो 99, और पीछे वाला है जो कुछ इस तरीके से 90909, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला 840 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता ही है कैसे किए जाते हैं। देखिए छोटे से छोटे अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाओ। सबसे पहले किसका दोगे, 2 का, फिर वापस किसका दोगे, 2 का ही दोगे, फिर वापस किसका दोगे आप इसके अंदर भाग। अब देखना 2 का नहीं जाएगा तो 3 का दे देंगे। अब किसका दोगे, 5 का, और अंतिम रूप से आप किसका भाग दे दोगे, 7 का। देखना 2 कितनी बार आता है, 3 बार। 3 × 5 × 7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 2 2, 3 × 5 × 7, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अंतिम प्रश्न है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः हो सकता है। देखना अंतिम ये कह रहे हैं कि लगातार 2 प्राकृत संख्या, कैसे, एक एग्जाम्पल से समझो। अगर मैं लेता हूँ 35, तो इसकी लगातार आगे वाली प्राकृत संख्या कौन सी आ जाएगी, 36। अगर इनको समझने का प्रयास करें तो देखिए दोनों ऐसी संख्या होती है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता है। अब आपको पता है कि 35 और 36 दोनों के अंदर अगर मैं बात करूँ, एचसीएफ की बात करें तो कॉमन फैक्टर होता है, आपको पता हो कि लगातार जब 2 संख्या आती है तो उनके बीच में अंतर 1 का आ जाता है। इसकी वजह से है जो इनका कॉमन फैक्टर नहीं आ पाता है। तो अगर बात करें एचसीएफ की तो ध्यान रखोगे, इनका एचसीएफ हमेशा कैसा होता है, 1 होता है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम पुराने जो एग्जाम के अंदर पूछे गए पेपर है, प्रश्न है, उनको हल करते रहेंगे, व्याख्यात्मक रूप से उनका विश्लेषण करते हुए उन सवालों को समझने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।